किसी भी देश में जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो इंटरनल इलेक्शंस हो या फिर इंटरनल इलेक्शंस का मतलब स्टेट इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस तो होता ही होता है। और उसी के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, अभी हमारे यहाँ पे कल रिजल्ट आउट हुआ है 5 स्टेट्स का, 4 स्टेट्स का, और 5वां स्टेट का रिजल्ट आज मिजोरम का आज हुआ है। 4 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में भाजपा की बम्पर जीत हुई है और उसका सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है वो मोदी जी को जाता है। और मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो तो है ही है, बट मोदी जी ने जो ये इलेक्शन जीता है, इसका क्या इम्प्लीकेशन आप देखते हैं अगर हम इसको इंटरनेशनली हम बात करते हैं इसके बारे में? देखो, पहली बात, जैसे आपने कहा कि मोदी जी के नाम पे इलेक्शन या मोदी जी को क्रेडिट दिया। क्यों दिया मोदी जी को क्रेडिट? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, वहां पे बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है। वहां पे एंटी बीजेपी पार्टी हार गई और उसको भी एक दूसरी पार्टी जो एंटी बीजेपी है, लेकिन कम एंटी है, क्योंकि केसीआर की पार्टी बहुत ज्यादा एंटी हिंदू और एंटी बीजेपी थी, क्योंकि पीएम मोदी उनको पैसा नहीं देते थे। वो पैसा मांगते थे, पीएम मोदी ने पैसा देने से मना कर दिया। अब देखिए, ये जो इलेक्शन की विक्ट्री हुई है, ये कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड है, जबकि पीएम मोदी ठोक के कह रहे थे मैं सब जगह जीतूंगा, 3 स्टेट में जीतूंगा, और उन्होंने चैलेंज दिया था। और ये विक्ट्री बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाएगी इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, इंटरनली भी साथ में लाएगी, और इंटरनली भी पीएम मोदी स्ट्रांग हो गए। तो अब जो इंडिया के अंदर गालियां दी जाती थी हिंदुओं को या सनातन धर्म को, वो बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, या ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा। अब दूसरी बात है कि इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इस इलेक्शन जीत पे बड़े अच्छे इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस होंगे। पीएम मोदी की इमेज बढ़ेगी, इंडिया की इमेज बढ़ेगी कि ये सबसे पॉपुलर लीडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर है कंट्री के। और जब एक लीडर स्ट्रांग होता है तो कंट्री भी स्ट्रांग होती है। जब 2014 में पीएम मोदी जीत के आए थे, तो उस टाइम पे पीएम मोदी ब्लैक लिस्टेड थे। यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी थी कि पीएम मोदी को यूएस का वीजा नहीं देंगे। ये कांग्रेस की चाल थी। और इमीडिएटली जब इलेक्शन जीते तो ओबामा ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो यूएस का एम्बेसडर इंडिया के अंदर एक लेडी थी, उसको वापस बुला लिया, क्योंकि उन्होंने गलत रिपोर्ट दी, गलत असेसमेंट दी। और उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को यूएस के अंदर बुलाया, और पीएम मोदी यूएस के अंदर गए, बड़ी इज्जत हुई उनकी। और उसके बाद पीएम मोदी पूरे वर्ल्ड में घूमे एक स्ट्रेंथ के साथ, और ये माना गया कि पीएम मोदी स्ट्रांग लीडर है इंडिया के, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड ने उनको रेस्पेक्ट दी। उसके बाद 2019 में जब पीएम मोदी इलेक्शन जीते तो और ज्यादा विक्ट्री हुई, और ज्यादा स्ट्रांग हुए। तो सारी कंट्रियां पीएम मोदी के आसपास घूमने लगी, और आज इंडिया स्ट्रांग है, पीएम मोदी स्ट्रांग है। लेटेस्ट जो पीएम, और इसके बाद देखिए जून 2023 में पीएम मोदी को यूएस के अंदर स्टेट विजिट के लिए बुलाया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टेट विजिट, वो पीएम मोदी की स्ट्रेंथ या उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ उसको देख करके। और अब जो लेटेस्ट विजिट थी पीएम मोदी की, वो थी दुबई की, जहां पे COP28 की मीटिंग अटेंड करने गए थे, और पीएम मोदी फ्रंट में खड़े थे। उनको रिसीव करने के लिए डिप्टी पीएम यूएई के वो एयरपोर्ट पे आए। किसी को भी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी गई, और फ्रंट लाइन में खड़ा किया गया। लेकिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब, लास्ट लाइन में सबसे कोने में खड़ा किया गया। एक तो पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान का स्टेटस, और दूसरी बात है कि उनकी क्या पोजीशन है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपने आप को इंडिया से कंपेयर करता है। तो ये थी स्ट्रेंथ, लेकिन ये स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई जब 3 स्टेट्स के अंदर बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी से पावर में आई। और एक सिग्नल है कि 2024 में पीएम मोदी दोबारा वापस में आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर, और देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सबके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर, हाँ, तुम कुछ पूछना मैं चाहते हो कंट्री बाय कंट्री, हाँ जी जी सर, अगर मैं कंट्री बाय कंट्री इस चीज को मैं अलग अलग करके पूछूं तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि यूएस के ऊपर हमारी ये जो जीत हुई है, और जो मोदी को COP28 में जिस तरीके का रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, जिस तरीके का उनको इज्जत दी जा रही है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, यूएस में जरूर पीएम मोदी को बुलाया गया था,
जून 2023 में स्टेट विजिट पे। लेकिन यहाँ पे कुछ असेसमेंट चल रही थी कि इस टाइम पे बीजेपी ये इलेक्शन हार जाएगी कुछ स्टेट्स के अंदर, उनको यहाँ मेजोरिटी नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। लेकिन जो थंपिंग मेजोरिटी मिली 3 स्टेट्स के अंदर अनएक्सपेक्टेड, उससे सब कंट्री में फर्क पड़ेगा, यूएस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूएस कुछ देर से इंडिया को टारगेट कर रहा था पन्नून के चक्कर में, एक टेररिस्ट के चक्कर में। वो इंडिया को धमकी दे रहा था कि ये यूएस सिटीजन है, इसको कोई हार्म पहुंचा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो अब ढीले पड़ जाएंगे। हम मारे ना मारे वो हमारा इशू है कि हम पन्नून को मारते हैं या नहीं मारते, लेकिन हमारी कंट्री की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूएस के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस एक तरफ से ये भी सोच रहा था कि अगर पीएम मोदी कम मेजोरिटी से आते हैं तो कम पावरफुल होंगे और वो उनकी डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर कम होगी। लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि अब पीएम मोदी और ज्यादा पावरफुल है और पीएम मोदी स्ट्रांग से स्ट्रांगर होते जा रहे हैं। तो यूएस को अपनी पॉलिसी ध्यान से रखनी पड़ेगी। पीएम मोदी को लाइटली नहीं ले सकते वो लोग। अगर लाइटली लेंगे तो यूएस की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आज यूएस को इंडिया की जरूरत ज्यादा है, यानी कि इंडिया को यूएस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत यूएस को इंडिया की है, चाइना को दिमाग में रखते हुए। राइट। और सेकंड, अब हम अगर आते हैं गल्फ के बारे में, गल्फ के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस थंपिंग मेजोरिटी का जो मिली है मोदी जी को इंटरनली? देखिए ऐसा है, जो मेन इशू गल्फ के अंदर आज इंडिया की बड़ी अच्छी पोजीशन है। इतने हम कभी स्ट्रांग नहीं हुए, चाहे इजिप्ट हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओमान हो, बहुत इज्जत है इंडियंस की या इंडिया की। लेकिन कतर के अंदर जो इंसिडेंट हुई, जहां पे 8 इंडियंस को जेल भेज दिया गया, फांसी लगा दी की सजा दे दी गई, इंडिया ने उसके ऊपर रिप्रेजेंट किया, उन्होंने सजा को रोक दिया। लेकिन पीएम मोदी जब COP 28 की मीटिंग अटेंड करने गए थे तो कतर के अमीर से मिले थे और उन्होंने कहा, इंडिया के वेलफेयर के बारे में पूछा, यानी कि जो 8 लोग थे उनका भी वेलफेयर उसके अंदर था। तो इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। मुझे नहीं पता कि शायद डायरेक्ट 8 लोगों के बारे में डिस्कशन हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये जरूर हुई। और ये माना जाता है कि जो 8 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं या नेवी नेवल के ऑफिसर्स ऑफिसर्स हैं, हमारे, हाँ जी, वो शायद बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे वहां से, क्योंकि कतर ने जो इंडियन नेवल ऑफिसर्स को इम्प्लीकेट किया था, वो इसलिए इम्प्लीकेट किया था कि उसके ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर था, कि कतर के पाकिस्तान से क्लोज रिलेशंस है। जब पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, तो पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स या आर्मी वहां पे गई थी, 4500 लोग वहां पे डिप्लॉय किए गए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, और पाकिस्तान ने इनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल करके इनको जेल भिजवाया था या अरेस्ट कराया था अगस्त 2022 में। और जब इनको ऊपर फांसी की सजा दी गई, वो तब दी गई जब इंडिया ने हमास को सपोर्ट किया, हमास के अगेंस्ट इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल हमास वार के अंदर। उसके कुछ दिन के बाद ये सजा सुना दी गई। लेकिन इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है इसराइल हमास के बीच में, वहां पे हम इसराइल को 9 जो गल्फ की कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। और वहां पे पीस टॉक्स चल रहे हैं। तो कतर को पता है कि अगर यहाँ पे दोबारा से कुछ इशू होगा तो उनके ऊपर उनको टारगेट किया जाएगा, तो वो इंडिया को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और COP 28 की मीटिंग में पीएम की मीटिंग हुई थी कतर के एमिर के साथ। और अब जो इंडियन का इशू है या इंडियन नेवल ऑफिसर्स का, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनकी सजा खत्म हो जाएगी और ये इंडिया आ जाएंगे। हो सकता है इस साल के एंड तक भी आ सकते हैं, मैं इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात है कि बाकी अगर बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की, इंडिया स्ट्रांग है और इंडिया इससे ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ये जो विक्ट्री मिली इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन हमारी रिकॉग्निशन है। जो पार्टी पावर में उसको पूछा जाता है, अगर पार्टी पावरफुल में है, पावरफुल पार्टी है, तो उसकी और ज्यादा इज्जत है। और पीएम मोदी ऑफेंसिव बात करते हैं, सबसे जाकर के दोस्ती की बात करते हैं, और इंडिया की से भी है। जो गल्फ में वार चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में, एक गल्फ की हाई लेवल डेलीगेशन वो इंडिया भी आई थी, वो इंडिया से हेल्प लेना चाहती है कि इस वार को रोका जाए। बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि इंडिया कितना क्या रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इससे जो विक्ट्री हुई है पीएम मोदी की या बीजेपी की इलेक्शंस के अंदर, इससे पीएम मोदी को स्ट्रेंथ मिलेगी, इंडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी। और अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, बड़ी खलबली मच गई है वहां पे। सारे चैनल्स पे अगर हम देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्बल डायरिया उन लोगों को हो रहा है, और डर भी लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मोदी जी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं इस समय कि हमारी ऑपोजिशन तो हिल ही गई है, साथ में पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि बहुत हलचल हो रही है। तो उसके ऊपर क्या असर होगा?
देखिए या होना पाकिस्तान शुरू में हो बहुत गया है ज्यादा, तो? हाँ जी। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है टीवी के ऊपर, हम्म। हम्म। जालिम भाग मोदी आ गया। मतलब वहां पे एक मैं यही सुनना चाहती थी सर, बिकॉज आई वांटेड हाँ यू टू टेल एवरीबॉडी। हाँ, तो कि जालिम भाग मोदी आ गया है, मतलब जालिमो अब छुप जाओ। तो वहां पे जालिम छुपने भी एक्चुअली। शुरू हो गए हैं। देखो ऐसा है कि जी। एक साल के अंदर 20 टेररिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर थे या इंडिया के अंदर जो टेररिज्म फैला चुके थे वो मारे गए हैं। हम्म। और एक और टेररिस्ट 2 दिन पहले हाँ। मारा गया पाकिस्तान के अंदर, हाँ। यानी कि हाँ। 21वां हो गया। अननोन लोग आके और उड़ा दे रहे हैं। अननोन गनमैन है, अननोन गनमैन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन मार रहा है क्या नहीं मार रहा, उसकी मैं बात नहीं कर जय रहा, हो। लेकिन टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। जय हो हाँ अननोन और मैन की जय हो। तो, तो अब कभी होगा तो अननोन जो आपका अननोन जो किलर है उसके ऊपर भी वीडियो एक वो करेंगे, लाइव चैट बिल्कुल करेंगे सर, इस पे बिल्कुल। वहां आई पे, एम डाइंग टू है ना। डू इट, आई एम डाइंग टू डू इट। हाँ वो मैं उसका, मेरे पास सारा मटेरियल में सारा इकट्ठा कर लूं कौन को किसको कब मारा किसको कब मारा। तो बिल्कुल बिल्कुल एक तो सर। वो बात है, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, पाकिस्तान वैसे ही हम्म। डिमोरलाइज है कि उनके प्राइम हम्म। मिनिस्टर को लास्ट की रो में खड़ा कर दिया था। और हम्म। अब नवाज शरीफ वो परेशान हो गए हैं, आर्मी परेशान हो गई है, क्योंकि पीछे इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ टेररिस्ट अटैक किए थे। हम्म। सितंबर में किया था, अक्टूबर में किया, हम्म। और नवंबर में 5 हमारे ऑफिसर मारे गए थे, 5 जवान मारे गए थे, शायद 4 या 5। और उससे पहले हम्म। अक्टूबर में 5 टेररिस्ट मारे गए थे। तो इसका बदला लेना बाकी है। और बदला इसलिए लिया जा रहा था कि यहाँ पे कुछ हमारी गवर्नमेंट बिजी थी, और वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा बम ब्लास्ट होते ही रहते हैं, और इसका बदला जरूर लिया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो सोचते हैं ना कि हम यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करके या टेररिस्ट भेज करके छुप जाएंगे या बच जाएंगे, अब बचेंगे नहीं। वहां मारे जा रहे थे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट होंगे। और ये जो इस टाइम पे पीएम मोदी की विक्ट्री हुई है, इसके बाद एक पक्का हो गया कि 2024 में पीएम मोदी आएंगे। अगर 2014 में पीएम मोदी आते हैं, आना तो है ही, तो आप समझिए कि 24। पाकिस्तान के हाथ से पीओके चला गया, पीओके पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, और इंडिया को सपोर्ट करेगा। और इंडिया लार्ज स्केल के ऊपर एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है, बना रहा है, हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, टैंक्स लिए जा रहे हैं, टैंक्स बनाए जा रहे हैं, एमुनिशन की 10 साल की पॉलिसी बना दी गई है, और पूरे तरीके से हम अपना असला तैयार कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का खात्मा इस टाइम पे एजेंडे में है। 1971 के बाद अब ये दोबारा एक्शन होगा पाकिस्तान के ऊपर। कैसे होगा, आर्मी का होगा, नहीं होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ से पीओके लेना जरूरी हो गया, और मुझे लगता है कि पीओके लिया जाएगा पाकिस्तान के हाथ से जल्दी, ताकि जितना भी टेरर पाकिस्तान इंडिया के अंदर फैला था बंद हो जाए। और पाकिस्तान जब तक और कमजोर नहीं होगा, इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान को मार दिया हमने, और कमजोर नहीं होगा, तब तक इंडिया सांस नहीं लेगा, क्योंकि हमें खुली सांस लेने की आदत, खुले में सांस लेने की आदत। और ये बिल्कुल। काम मुझे लगता है कि अब होने का टाइम आ चुका है, बहुत देर हो गई इंतजार कर रहे थे। और बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर वैसी बात चल रही है, जालिमो अब मोदी आ गया है। बिल्कुल सोचिए ना सर कि हमारे 41 वर्कर्स जो हैं, हमारे लेबर जो हैं, वो जब टनल में फंस गए थे, जब उनको निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था मोदी जी ने, तो जो हमारे जवान मारे गए हैं उनके लिए तो मोदी जी मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी को हिला के रख देंगे उनका बदला लेने के लिए। और हमारी जो जमीन जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, जो कहते हैं कि वो हमको चाहिए, वो हमारी है, तो उसको वापस लेने के लिए भी मोदी जी तो मुझे नहीं लगता है कि अब छोड़ेंगे। और 2024 में मोदी जी के आने का एक जो रास्ता है वो एकदम और ज्यादा सीमेंटेड हो गया और कॉन्क्रीट हो गया है। बिल्कुल, देखो देखो एक और बात, जैसे भी बात की ना टनल की, जी। ये पीएम मोदी हैं जिन्होंने हम्म। एनडीआरएफ को स्ट्रॉन्ग किया। एनडीआरएफ एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी जहां पे भी फ्लड्स आते थे, जाने का काम था, लेकिन कोई स्ट्राइक नहीं थी, क्योंकि वहां पे एक हम्म। रिटायर्ड ऑफिसर को लगाया जाता था, उसका हाँ। इंचार्ज बनाया जाता था 5 साल के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ काम कर रही है। आप देखो, जब हम्म। जोशीमठ के अंदर 2013 के अंदर फ्लड्स आए थे, तो बहुत से हम्म। लोग फंस गए थे वहां पे, हजारों लोग, कईयों का तो पता नहीं चला। तो पीएम मोदी उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बसें भेजी वहां पे आपके उत्तरांचल में, और जितने भी केदारनाथ का गुजराती जब थे था। उनको निकाल के लाए, केदारनाथ से वहां से निकाल के लाए। और उसके बाद
अपने एयरक्राफ्ट खड़े किए थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और उसके बाद उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा करके फ्लाइट से लेके गुजरात ले गए। तो लोगों ने कहा मोदी अपने गुजरातियों को तो बचा के ले गए, बाकियों को क्यों नहीं बचाया? तो उस टाइम पे एक स्टेटमेंट आई थी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कि पीएम मोदी, जो मोदी साहब हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गुजरात के लोगों का काम कर सकते हैं, कोई इंडिया के सीएम या इंडिया के पीएम नहीं है। तो बाकी सीएम क्या कर रहे हैं? ना यूपी का सीएम, ना बिहार का सीएम, ना किसी और स्टेट का, ना आपका वेस्ट बंगाल का, किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मोदी ने, क्योंकि मोदी का विजन है और मोदी खुल के काम करते हैं, लग के काम करते हैं। तो उसके बाद अब जहां भी आपदा आती है, जहां भी प्रॉब्लम आती है, तो सबको बचाया जाता है, क्योंकि अब पीएम मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, गुजरात के नहीं है। चाहे गुजरात का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल का हो, पीएम मोदी सबके लिए हेल्प करते हैं, सबका काम करते हैं। और इसीलिए आज पीएम मोदी को सब पसंद करते हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहारी हो, सबके पीएम मोदी, सब पीएम मोदी को पसंद करते हैं। और पीएम मोदी के सभी चाहते हैं, सभी उनको पसंद करते हैं, और पीएम मोदी भी उनको पसंद करते हैं, क्योंकि देश के नागरिक हैं। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, पीएम मोदी का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसीलिए आज पीएम मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी आज तब भी पीएम मोदी को मुसलमान भी वोट देते हैं। इस इलेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिन्होंने लोगों की आंखें खोल दी हैं, और लोगों को ये भी पता लग गया कि हिंदू जो है वो एक हो गया है, और आप हमको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आप आइए, गालियां दीजिए, आपका मन आए, आप मतलब सनातन को लेकर के, जैसे खड़गे के जो बेटे हैं उन्होंने बोल दिया था, और जिन्होंने सनातन को स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह जैसे लोग जो है, जो जिसको मैं पेस्ट कहती हूँ, एक फंगस है ये लोग हमारी पॉलिटिकल हमारी लाइफ में, इंडिया की पॉलिटिक्स में। ऐसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। और एक बहुत बड़ी चीज ये हुई है सर कि ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ऐसा छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है। मतलब एक साथ स्वीप करना और एक साथ इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ में आना, इसने हमारी पोजीशन को हिंदुस्तान के बाहर भी स्ट्रॉन्ग किया है, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड मोदी जी's विजन। थैंक यू सो मच सूद सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आगे जो 2024 है उसके लिए अब और ज्यादा कमर कस के सब लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो 2019 का रिजल्ट था उससे भी ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के आके वोट करें और मोदी जी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए, क्योंकि जब मोदी जी स्ट्रांग होंगे तो भारत स्ट्रांग होगा, भारत स्ट्रांग होगा तो हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही भारत होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।